नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं फेडरलिज्म के जो सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म के मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे। यानी कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के कि एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, आपको बतानी होगी। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जिस देश में भी एक से ज़्यादा लेवल पे सरकार अगर काम करती है तो वहाँ पर हम उसे कह सकते हैं कि वो फेडरल स्ट्रक्चर है। आप एक सीरीज़ वाइज भी पढ़ सकते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाऊंगा। अपने जो जिस तरीके से मैं समझाता हूँ उस तरीके से मैं समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान देना कि देखो, जो फेडरल जो स्ट्रक्चर होता है ना, यानी वो एक 2 लेवल पे या 3 लेवल पे सरकार काम कर सकती है। मोस्टली 2 लेवल पे काम करती है, एक यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल, दूसरा आपका होगा स्टेट लेवल। यानी मतलब क्या है, एक जो सेंट्रल लेवल यानी पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे जो इनके जो रूल्स बनेंगे वो बनेंगे आपके पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनेंगे। और इंडिया के लिए जो रूल्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, आपके पार्लियामेंट में। ठीक है। अब मान लीजिए आप रहते हो किसी स्टेट्स में, मान लीजिए आप 20 स्टेट्स में या जैसे 28 राज्य में, आप किसी भी स्टेट्स में रहते हो आप, ठीक है, आप किसी भी स्टेट्स में रहते हो तो उस जगह का भी जो है रूल्स आप पे इम्प्लीमेंट होगा। और जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का लोकल गवर्नमेंट का रूल भी आप पे इम्प्लीमेंट होगा। मतलब यहाँ पे यह है कि जिस देश में एक से ज़्यादा लेवल पे सरकार काम करती है उस देश के सिस्टम को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन क्या किसी कंट्री को फेडरलिज्म कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले इसका मेन फीचर क्या होगा, ध्यान देना। पहला फीचर आप ये समझ लीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वैसे वो 3rd पॉइंट है, मैं 3rd पॉइंट बुक से पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि वो 1st पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं। द जुडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स गवर्न आर द स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर गवर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। ये 3rd पॉइंट लिखा हुआ है। सिंपल सा मतलब आप समझिए इसको, आप 3rd पॉइंट को आप सिंपल सा 1st पॉइंट में लिख दीजिए या 2nd पॉइंट में बना दीजिए कि भाई किसी भी देश में अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होती है सारी बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब क्या हुआ कि भाई सारी जो पावर्स है आपकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है, यानी हमारे पास जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है अभी मेरे पास यहाँ पे, ओके, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एग्जाम्पल से मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये मान लीजिए हमारे पास एक ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो उसमें जो सारी पावर्स है वो मेंशन है। ये सारी पावर किसके लिए मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसे बनाएगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा पावर्स मेंशन होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की। किसी भी चीज़ की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सारा कुछ लिखा गया डिटेल से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा है। तो किसी भी देश में अगर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वहाँ पे पहला रिटर्न में होगा सारा कुछ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कितनी है। 2 लेवल की सरकार हमने बना दी, वो भी किस में बनाई हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि भाई हमारे देश में 2 लेवल पे सरकार काम करेगी। और ये जो चाहे कनाडा की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे इंडिया की सरकार हो, तो वहाँ पे सब जगह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस लेवल के पास कितनी पावर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो 3rd पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करा गया है कि जितनी भी पावर होगी स्पेसिफिक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सारा का सारा जो है पावर वो गारंटेड है कि आप अपनी पावर में ही रहोगे, उससे आप एक्स्ट्रा आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर का। इसके अलावा हमारा कह सकते हो कि अगर आप कह सकते हो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ ऑन जुडिक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप चाहे इंडिया में तो हम रहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट में रहोगे तो आप इंडिया में रहोगे, तो यानी जो भी पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी वो सारे इंडिया पे लागू होगा। यानी एक ही सिटीजन्स हैं हम, तो हम पे इंडिया का रूल भी यानी पार्लियामेंट का रूल भी फॉलो होगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टेट में हूँ, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली के रूल फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया का रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा मुझे। यानी पार्लियामेंट में फॉर एग्जांपल एक रूल बना दिया कि भाई कोई भी जो है डाउरी या दहेज ना लेगा ना देगा, तो ये जो है पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगा ये वाला कानून। यानी दहेज लेना जो है वो अपराध है, वो इंडियन का लॉ है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में कुछ ऐसा रूल बना दिया गया है जो कि बाकी दूसरे स्टेट्स में नहीं है, वो बिहार में नहीं है, वो यूपी में नहीं है, वो राजस्थान में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार में रहता हूँ तो वाला लागू तो रूल होगा ही कौन सा, जो पार्लियामेंट ने बनाया है। जो पार्लियामेंट ने रूल बनाया है कि भाई डाउरी जो है वो कोई भी नहीं लेगा नहीं देगा, ठीक है, तो वो तो रूल मेरे पे लागू होगा। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार में हूँ और मुझ पे ये रूल सरकार ने बना दिया कि भाई बिहार में अल्कोहल जो है वो खरीदना बेचना या उसको कंजप्शन जो है बैन है, ठीक है, तो मुझे उस स्टेट का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा।
अब लेकिन मैं अगर यूपी में हूँ तो वहाँ पे मुझे पार्लियामेंट वाला रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट वहाँ पे मुझे बिहार सरकार वाला रूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी की सरकार ने शराब को बैन नहीं किया है। इस तरीके से दिल्ली की सरकार ने शराब बैन नहीं किया, यानी अल्कोहल या लिकर जो है वो बैन नहीं किया है। तो इस तरीके से यानी क्या कह रहा है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी हम एक ही सिटीजन्स हैं, बट जो है ईच टायर हैज़ ऑन जुडिक्शन, यानी उनका जो कानून है, उनका जो रूल है वो अलग अलग हो सकता है, क्यों, जो कि स्टेट के लिस्ट में आता है कि भाई आप इस टॉपिक्स पे अपना रूल अलग बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है, फंडामेंटल प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज। मतलब क्या हुआ, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी चेंज करना है भाई। इसमें जो एक बार हमने लिख दिया कि भाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, फिर दूसरा हमने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। एक बार आपको पावर दे दी गई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसके पास ना, आप अभी आगे भी पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इसके पास 97 टॉपिक्स हैं, इसके पास 66 टॉपिक्स को इसके पास, कि अब ये टॉपिक्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे संविधान में दिया गया है कि भाई किस चीज़ को हम किसके पास क्या अधिकार दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन, जो भी नाम के आगे इंडियन लग जाए, फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन करेंसी, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी पासपोर्ट वगैरह जो ये बनते हैं, जो ये सारा का सारा जो कानून है, बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं, वो सारे किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। इसके अलावा पुलिस, ठीक है, पुलिस है, इसके अलावा हमारे पास लिकर्स है यानी शराब है, प्रिजन है, ठीक है, इस तरह के जो इश्यूज़ है वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये जो लिखा गया है कि भाई अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में अपने उनके इंटरफेयर क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा गया है। तो अगर इसमें से कुछ चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि भाई हम जो है आपके यहाँ जो यानी पार्लियामेंट जो है किसी की पुलिस पे रूल बना दे या किसी शराब पे ये लिकर्स पे रूल बना दे, तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ करना है या कुछ भी अगर चेंज करना है, बहुत बड़ा कोई चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी फंडामेंटल, यहाँ ध्यान देना, फंडामेंटल एक बहुत बड़ा चीज़ होती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसा चेंज करना चाहते हो जो कि मान लीजिए ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर अपने पास रखना चाहता है, तो उसे हम फंडामेंटल प्रोविजंस में कहेंगे। या मान लीजिए इलेक्शन को चेंज करना चाहता है, या मान लीजिए स्टेट की सारी पावर अपने पास रखना चाहता है, या स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म ही करना चाहता है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को फंडामेंटल कहते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो मेन बातें हैं वो एक सरकार चेंज नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट ये चाहे कि मैं सारा कुछ चेंज करके सारी पावर अपने पास रख लूँ, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर छीन लूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों गवर्नमेंट को सहमति, कंसेंट चाहिए होगा, दोनों गवर्नमेंट की सहमति चाहिए होगी, तभी हम यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, यानी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने को बोलते हैं अमेंडमेंट। यानी अमेंडमेंट कभी कर सकते हैं जब दोनों सरकार, दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति हो, तभी हम कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल वाला। ठीक है, छोटा मोटा जो है अमेंडमेंट वो हम कर सकते हैं, बट कोई मेजर अमेंडमेंट जो कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करता हो या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करता हो, तो वो चीज़ें हम एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसके अलावा जुडिशरी हैज़ ऑन, यानी इसके अलावा देखो, अब ये जो बुक है इससे पॉइंट से ये जुड़ता है, आप इससे समझ जाओगे इस वाले 5th वाले पॉइंट को, कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक मेन जो है वो मेन फेडरलिज्म का मेन डॉक्यूमेंट, यानी जो फंडामेंटली जो फेडरलिज्म की थ्योरी आती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ही आती है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, वो एक किताब है जिसमें सब कुछ लिख के लोग चले गए हैं। यानी 100 साल पहले, 150 साल पहले अमेरिका का जैसे संविधान बहुत पहले लिखा गया था, 1776 में लिखा गया था। ठीक है, तो वो जो संविधान है जब मतलब उससे पहले लिखा गया था, तो वो जो और इंडिया का जो संविधान है हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 से लिखा गया और लगभग 3 साल लगे। तो उसमें जो आज अगर हमें कुछ उसको एक्सप्लेन करने की बात आती है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर लिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर लिया, तो उसको डिफाइन कौन करेगा, उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, यानी वो करेगा आपका जुडिशरी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम और हाई कोर्ट जो है जुडिशरी को क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की पावर है उसके पास। इंटरप्रेट का मतलब क्या, एक्सप्लेन करने की पावर है, यानी जो लिखा गया है आप उसी के अकॉर्डिंग रूल करोगे। फंडामेंटल प्रोविजन चेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ लिखा गया कि कोई अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, कोई अपनी पावर को ज़्यादा उल्लंघन ना करे, जितना आपकी जो लिमिट दी गई है उसी पावर में रहो। ये सारा का सारा एक्सप्लेन करने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ये देखते हैं कि भाई
आप जो भी सरकार जो भी काम कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? रिटर्न, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, उससे कम काम नहीं कर सकते। जितना आपका अधिकार है आप उसी अधिकार क्षेत्र में रहोगे, उसी अधिकार मतलब एक लिमिट में रहोगे, ठीक है। वो सारा का सारा करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा रूल्स बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब वो इलीगल है, ठीक है, तो वो हमारा जुडिशरी में उसको हम जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल रिव्यू कहते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर सकता है कि आप, हालांकि पार्लियामेंट कर सकता है कुछ चीज़ें, बट वो फंडामेंटल चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कहते हैं, यानी जुडिशरी के पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करे कि एक्चुअली आपकी पावर क्या है और आपकी पावर क्या है। अगर इन दोनों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाती है किसी इशू को लेकर के, वो सॉल्व करने का काम किसका है? जुडिशरी का, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। इसके अलावा जैसे कि बात करेंगे पावर्स, यानी पावर्स बटी हुई है और पैसे भी बटे हुए हैं आपके। कई तरह के टैक्स जो हैं, जैसे आपको पता होगा कि भाई बहुत तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ठीक है, जीएसटी टैक्स है। तो ये सारे के सारे टैक्स जो बटे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या टैक्स आएगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी टैक्स है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टैक्स होगा, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। इस तरीके से टैक्स बटे होते हैं। और एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट जो टैक्स जो थिएटर्स पे लगाते हैं, सिनेमा हॉल पे लगाते हैं, वो टैक्स स्टेट पे जाएगा। तो ये सारा कुछ लिखा गया है कि भाई कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा। लड़ाई का कोई इशू नहीं होना चाहिए किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कोई लड़ाई होना नहीं चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर कर दिया है, यानी आपकी पावर और रेवेन्यू मतलब टैक्स वगैरह जो आता है, सरकार जिससे चलती है, उसका बंटवारा कर चुके हैं हम ऑलरेडी, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और फेडरल, ये सारी चीज़ें क्या बनाती है? फेडरल स्ट्रक्चर, यानी पूरा का पूरा बंटवारा जो है, अच्छे तरीके से जो बंटवारा है वो ही फेडरलिज्म का मेन फीचर्स होते हैं। और ये बंटवारा किस किस लेवल पे किया गया है? पावर पे किया गया है, सब कुछ लिख के गए हैं, ठीक है। जुडिशरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। रेवेन्यू का सोर्स बांट के गए हैं, ठीक है। यानी फेडरल सिस्टम हैज़ द डुअल ऑब्जेक्टिव। और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देश में जो है एक गवर्नर जो सिस्टम है हमारा अच्छे से चल पाए। और देश में फेडरल स्ट्रक्चर को हम कई बार जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या है? वो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? आपका इंडियन गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमने ज़्यादा पावर दी, यानी पूरा वो इंडिया को संभाल रही है, पूरी इंडियन आर्मी यानी जो है वो पूरे देश को संभाल रही है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देश की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर है। स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी कम पावर होती है, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है फेडरल स्ट्रक्चर वर्क करता है किसी देश के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी किसी ना किसी स्टेट के लिए ही काम कर रही है। क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ आर्टिकल फर्स्ट में कहता है भाई, आर्टिकल फर्स्ट में कहता है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यानी सभी स्टेट्स मिलकर के क्या बन रहे हैं? इंडिया बन रहे हैं। तो इंडिया कोई मतलब ऐसा इंडिया थोड़ा ना कि मतलब इंडिया कोई अलग से है, वो सभी स्टेट को मिलाकर ही बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी जो हमारे देश के लिए काम करती है, इसलिए वो देश के लिए जो काम करती है, इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी है। तो वो क्योंकि वो देश को सेफगार्ड करती है और देश में यूनिटी लेके आती है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। कौन सा? लास्ट वाला पॉइंट ये कह रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम बने रहिए इस चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद।